हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अगले चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, क्लास 11th की ज्योग्राफी वाली जो सब्जेक्ट है एनसीईआरटी, उसके अगले चैप्टर के नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, इससे पहले भी कई सारे चैप्टर हमने क्लासेस डाली हुई हैं, तो आप उनको जरूर देखिए। और जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी विषय की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन सभी स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी की जो क्लासेज हैं बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी। और आशा करता हूं कि आप जो उन क्लासेस को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट कंटेंट वहां से इकट्ठा कर पाएंगे और अपनी तैयारी को फास्टली रिवीजन भी कर पाएंगे। इन क्लासेस का उद्देश्य यही है कि आप बहुत कम समय में अच्छी तरह से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये जानेंगे कि पृथ्वी आंतरिक रूप से कैसे बनी हुई है और किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम। पृथ्वी, सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। यह अपनी स्थिति के अंतर्गत तीसरा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? नीला ग्रह। क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। देखिए, भूपर्पटी को क्रस्ट भी कहते हैं, मेंटल और क्रोड, 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा जाता है। तो एनसीईआरटी में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसीलिए इन सबको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आप अपनी सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना पाओगे, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। चलिए, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रूड। आगे हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम इसे 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत या अप्रत्यक्ष प्रमाण। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, इसके अंतर्गत खनन से प्राप्त प्रमाण, ज्वालामुखी से निकाली गई वस्तुएं सम्मिलित हैं। तो खनन से प्राप्त जो प्रमाण है उनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। ज्वालामुखी से निकली हुई जो वस्तुएं हैं उनके अध्ययन के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष प्रमाण में पृथ्वी के अंदर के तापमान, दबाव और घनत्व में क्या क्या अंतर होता है उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। अंतरिक्ष से मिले उल्का पिंड का यदि हम अध्ययन करें तो भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। और भूकंप संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं का अध्ययन करके भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण। आगे हम बात करें भूकंपीय तरंगों के बारे में। देखिए, भूकंपीय तरंगें, प्राथमिक तरंगें एवं द्वितीयक तरंगें भी भूगर्भ को समझने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। यह अध्याय पृथ्वी के अंदर की तीनों परतों, ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूपों को समझने में महत्वपूर्ण है। यानी कि इस अध्याय में हम पृथ्वी के अंदर की तीनों परतों के बारे में बात करेंगे और ज्वालामुखी निर्मित जो स्थल रूप होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि ज्वालामुखी द्वारा किस तरह से स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिए। तो त्रिज्या से अर्थ होगा कि पृथ्वी के केंद्र से और पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, स्थल पर जो ऊपरी परत है उसकी जो दूरी है वह है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ज्वालामुखी, भूकंप और उल्का। इनके आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, हम पृथ्वी की संरचना के बारे में बात करें तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भूपर्पटी, दूसरा भाग है मेंटल और तीसरा भाग है क्रोड। तीसरा भाग क्या है? क्रोड। देखिए, क्रोड का अब यहाँ पर जो सेंटर है, इस यहाँ तक की जो दूरी है वह है 6370 किलोमीटर। और ये जो क्रोड है, क्रोड का आंतरिक भाग ठोस है और ऊपरी भाग क्या है? द्रव है। तो क्रोड आपका जो केंद्र से और कितनी किलोमीटर तक दूरी तक है? 2900 किलोमीटर की दूरी तक क्रोड है। आपका जो मेंटल है वह भूपर्पटी जो है वो 0 से 100 किलोमीटर तक मोटी जो परत होती है वह होती है भूपर्पटी।
मेंटल भाग वहाँ जहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर ऊपरी भाग ठोस होता है और उसके बाद ध्रुवता मंडल पाया जाता है और उसके बाद 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल भाग पाया जाता है। 2900 किलोमीटर से और 6370 किलोमीटर या 78 किलोमीटर की गहराई तक क्या पाया जाता है, क्रूड पाया जाता है। क्रूड का जो ऊपरी भाग है वह द्रव अवस्था में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। और जो आंतरिक भाग है वो कैसे है, ठोस अवस्था में है। तो ये जो पुस्तक के माध्यम से बताया गया है कि ऊपरी भाग किस स्थिति में होता है और आंतरिक भाग किस स्थिति में होता है। तो इस तरह से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन से परत होती हैं। भूपर्पटी होता है, मेंटल होता है और क्रूड होता है। भूपर्पटी 0 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। मेंटल होता है 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर गहराई तक और क्रूड होता है 2900 किलोमीटर की गहराई से और यहाँ 6370 किलोमीटर तक की गहराई तक जो भाग है वह क्या पाया जाता है, क्रूड पाया जाता है। क्रूड का जो ऊपरी परत है वह द्रव अवस्था में है और आंतरिक परत जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। खनन क्रिया से हमें यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। तापमान भी बढ़ता जाता है और दबाव भी बढ़ता जाता है। पृथ्वी के धरातल से 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक जाने वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। 10 से 200 किलोमीटर गहराई तक जाने वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, स्थल मंडल कहेंगे। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। विश्व की सबसे गहरी खानें हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न ये बन जाता है कि विश्व की सबसे गहरी खानें कहाँ पाई जाती हैं, तो वो कहाँ मिलती हैं, दक्षिण अफ्रीका में मिलती हैं और वो कौन सी हैं, सोने की खानें हैं। इससे ज़्यादा गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अवलेखित करता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने की वजह से परावर्तन व अपवर्तन होता है, जिससे भूकंप तरंगों की दिशा भी परिवर्तित होती चली जाती है। तो पदार्थ के घनत्वों में भिन्नता के कारण भूकंप जो तरंगें होती हैं उनकी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आगे हम बात करें, भूगर्भीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, पी तरंग होती है और एस तरंग होती है। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पी तरंगें कैसी हैं, तीव्र गति से चलने वाली तरंगें होती हैं, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगें, प्राइमरी वेव भी कहा जाता है। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार के पदार्थ से गुजर सकती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पी तरंगें गैस, तरल, ठोस तीनों जो प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनसे गुजरती हैं और ये ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। एस तरंग धरातल पर कुछ समय अंतराल में पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव कहलाती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एस तरंग केवल एस से सॉलिड बनता है और एस से ही एस वेव बनता है, एस से सेकेंडरी बनता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, एस मतलब सॉलिड, यानी ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं। एस तरंगों की महत्वपूर्ण विशेषता है, इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों का भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। ये तरंगें ज्यादा खतरनाक होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पी तरंग ज्यादा खतरनाक होती है या एस तरंग ज्यादा खतरनाक होती है, तो एस तरंग ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, यह धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के अंतर्गत अथवा आघात की तीव्रता के अंतर्गत किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला जो पैमाना होता है उस पैमाने को हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल। भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला पैमाना होता है रिक्टर स्केल। मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। कहाँ तक होती है, 0 से 10 तक। आघात की तीव्रता या गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो तीव्रता होती है या गहनता होती है उसको किसके नाम से जाना जाता है, मर्केली के नाम से जाना जाता है। और मर्केली कौन है, इटली के भूकंप वैज्ञानिक हैं। भूपर्पटी ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों महासागरों के नीचे अलग अलग है। तो भूपर्पटों की मोटाई कहाँ पर, महाद्वीप और महासागरों में अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। सीधी सी बात है, महासागर गहराई में है तो वहां पर भूपर्पटी की मोटाई क्या होगी, कम होगी। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं में यह मोटाई और भी अधिक हो जाती है।
हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपर्वती की मोटाई 70 किलोमीटर तक है। देखिए जहाँ पर पर्वत है वहाँ पर मोटाई ऑटोमेटिक ज़्यादा रहेगी। तो हिमालय के नीचे जो पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपर्वती की जो मोटाई है वह कितनी है? 70 किलोमीटर तक भूपर्वती की मोटाई है। आगे हम बात करें मेंटल, भूगर्भ से भूपर्वती के नीचे का भाग होता है। यह मोहो डिसकंटिन्यूटी से शुरू होती है। ध्यान देना, मेंटल कहाँ से शुरू होती है? मोहो डिसकंटिन्यूटी से शुरू होती है और 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है? 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। क्रोड भूगर्भ का सबसे निचला भाग है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, यद्यपि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था। बाह्य क्रोड कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में। और आंतरिक क्रोड कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। क्रोड की गहराई 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक होती है या 70 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़ा है। तो सील्ड ज्वालामुखी क्या है? सबसे बड़ा होता है। और इसका उदाहरण है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी। तो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखी हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस तरह से हमने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला चैप्टर था उसको फास्टली रिवाइज किया। ज्योग्राफी का जो फास्ट अध्ययन है हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जो फास्ट अध्ययन है, आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ज्योग्राफी विषय से जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इन क्लासेस को ज़रूर देखें। निश्चित रूप से आपकी तैयारी जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। और जितने भी एग्ज़ाम हैं ज्योग्राफी से संबंधित उनमें यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर अलग अलग कोर्स से संबंधित बहुत सारी क्लासेज हैं, आप उनको देख सकते हो। निश्चित रूप से आपको क्लासेस देखने के बाद आपको लाभ होगा कि कौन कौन सी सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़े से समय में आप रिवीजन के तौर पर उन क्लासेस को आप देख सकते हो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।